सो ओके, सो फ्लास्क API को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है फ्लास्क की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और यहाँ वैसे आपको ये सारी चीज़ें गाइड करेगा कि आपने पहले MKDIR एक प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जाना है, यानी एक फ़ोल्डर बनाना है और फोल्डर के अंदर जाना है, और फिर आपने पाइथन का एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट इसलिए क्रिएट किया जाता है कि अगर आप एक ही सिस्टम में एक से ज़्यादा पाइथन की एप्लीकेशंस बना रहे हैं तो हर एप्लीकेशन की अपनी डिपेंडेंसीज हैं। डिपेंडेंसी का मतलब जो आप मॉड्यूल्स इंपोर्ट करते हो पिप से इंस्टॉल करके, तो दो या दो से ज़्यादा प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज आपस में कन्फ्लिक्ट ना करें, आपस में इश्यूज़ ना रेज़ करें, इसलिए एहतियातन बेहतर है कि आप पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लें। वर्चुअल इन्वायरमेंट का मतलब कुछ नहीं है, एक सेपरेट फोल्डर है जो कि दूसरे यानी अपनी सारी की सारी डिपेंडेंसीज को उसी वर्चुअल इन्वायरमेंट के हद तक होल्ड करता है, दूसरे वर्चुअल इन्वायरमेंट के साथ कोई डिस्टर्बेंस या कोई कन्फ्लिक्ट आने के चांसेस नहीं होते। ये टोटली ऑप्शनल है वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू डू दैट। सो सबसे पहले हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट किए बगैर ही काम करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पिप इंस्टॉल फ्लास्क। अगर आपको पिप का नहीं पता तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पूरी दुनिया में जितने लोगों ने पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज़ बनाई हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ बना के उन्होंने एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे होस्ट की हुई हैं, और उस सेंट्रल प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं पाईपी। ठीक है, उस पाईपी मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पाइथन का कोई भी पैकेज, कोई भी मॉड्यूल अगर चाहिए जिसके साथ आपको काम करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो जब भी हमें यहाँ से कोई चीज़ डाउनलोड करनी होगी तो हमें कौन सी कमांड देनी पड़ेगी, पिप इंस्टॉल और पिप। पिप को यानी पिप आपके सिस्टम में प्रॉपर काम करता है या नहीं करता है, ये इटसेल्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने पिप का मॉड्यूल खुद बजाते खुद इंस्टॉल किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो नॉर्मली पिप का मॉड्यूल पाइथन के साथ इंस्टॉल हो जाता है, यू डोंट नीड टू इंस्टॉल इट अगेन। ठीक, लेकिन अगर ना इंस्टॉल हो तो हम जब कोई भी लाइब्रेरी या डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं तो वो खुद ब खुद आपको एरर देता है कि पहले आप पिप तो इंस्टॉल कर लें। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। हम ये इंस्टॉल नहीं करते, बल्कि हमें स्ट्रेट अवे किस पे जाना है, आप यहाँ पे फ्लास्क सर्च कर लें। इंस्टॉलेशन स्टेप 1 नहीं है कि आपने फ्लास्क को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो ये आपको सारी की सारी डिफरेंट जो है वो देगा मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज़। तो ये कह रहा है जी अ सिंपल फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन, यानी फ्लास्क आपको एक पूरी यूटिलिटी देता है जिससे आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो या तो आप यहाँ पे क्लिक करें और ये लिखा हुआ है पिप इंस्टॉल फ्लास्क, आप इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लें, या सिंपल फ्लास्क की अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएं तो ये भी आपको यहाँ पे यही काम देगा, पिप इंस्टॉल फ्लास्क। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो फोल्डर क्रिएट किया है ना flask-API, इस फोल्डर के अंदर आएँ और यहाँ पे Ctrl+J प्रेस करके कमांड टर्मिनल ओपन कर लें। इस कमांड टर्मिनल में मेक श्योर करें कि आप जिस प्रोजेक्ट आप किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, आपने सारे काम उसी फोल्डर के अंदर करने हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सो मैं यहाँ पे वो कमांड पेस्ट करता हूँ, पिप का पी शायद मिस हो गया। सो पिप इंस्टॉल फ्लास्क, सबसे पहला काम ये है। जब तक ये इंस्टॉल होता है इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, और डॉक्यूमेंटेशन में जाके इसका सेपरेट जो एक सादा सा काम है, सिंपली दोबारा होम पेज पे जाएं और इसके यहाँ से क्विक स्टार्ट के पेज पे चले जाएं। तो आपको जो बेसिक पहली API है ना वो ये खुद ब खुद क्रिएट करके देगा। ठीक है, सो लेट्स गो टू डाउन टू ऑल द वे। यहाँ पे इसकी कहीं क्विक स्टार्ट गाइड लिखी होगी, इंस्टॉलेशन, और ये क्विक स्टार्ट है। ठीक है, सो इस क्विक स्टार्ट पे जाएं तो आपको ये सिंपल, मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाई दी कि ये फुल फ्लेज एक API बनी बनाई पड़ी है। अभी API होती क्या है, ये बात कैसे करती है, ये कम्युनिकेट कैसे करती है, ज़रा इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले कहता है कि जब भी आपको फ्लास्क की कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो आपको फ्लास्क का ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क विद S कैपिटल। तो आपने यहाँ पे जाके सिंपल एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। उस फाइल को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इस फाइल को नाम देता हूँ जी मिसाल के तौर पे app.py, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम पाइथन की बेसिक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। और इसके अंदर आपने जाके सिंपल लिखा फ्रॉम फ्लास्क न्यू फ्लास्क। अब इसके अंदर मुझे करना है सिंपल एक ऐप क्रिएट करनी है। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दे दें, यानी ये वाला फ्लास्क का जो फंक्शन या क्लास है, आपको पता है कि जब मैं किसी भी क्लास के नाम का फंक्शन कॉल करता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए अंदर से मिटा दूँ तो आप अज्यूम करें कि फ्लास्क नाम की एक क्लास बनी पड़ी है। तो अगर मैं उस क्लास का नाम लिखूँ और साथ में राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस लिख दूँ तो इसका क्या मतलब है, पैरेंथेसिस लिख दूँ, यानी क्लास का नाम लिखूँ और क्लास का नाम लिखने के बाद इसके साथ पैरेंथेसिस लिख दूँ, इसका क्या मतलब है, फंक्शन।
तो ये कौन सा फंक्शन है? फंक्शन की कन्वेंशन तो ये है कि वो नॉर्मली लोअर केस से स्टार्ट होता है। कैपिटल केस से कभी कोई फंक्शन स्टार्ट किया है आपने? कन्वेंशन ये है, कर सकते हैं लेकिन कन्वेंशन नहीं है। क्लास का फंक्शन कैपिटल से कॉल होता है। अच्छा, पक्की बात है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि यहाँ पे क्लास इंस्टेंशिएट हो रही है, लेकिन मैंने अगेन ये आपको नहीं बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वक्त जब भी आप कोई क्लास बनाते हैं तो उस क्लास में एक इम्प्लिसिट फंक्शन मौजूद होता है जिसे हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और उसका नाम क्या है? इनिट। तो जब भी आप कैपिटल क्लास का नाम लिखकर राउंड ब्रैकेट आगे डालते हो तो इसका मतलब है कि फ्लास्क नाम का फंक्शन नहीं है, फ्लास्क क्लास का नाम है, लेकिन क्लास का नाम लिखने के बाद उसके आगे राउंड ब्रैकेट डालेंगे तो एक्चुअली ये उस क्लास का क्या कॉल कर रहा होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा होगा, इजंट इट? और लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल में सेव करने का मतलब क्या है? उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, एक इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, एक मेंबर क्रिएट हो रहा है, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो। फिर आपको ये पता है कि जब आप कोई फंक्शन कॉल करते हो, चाहे कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो या चाहे दूसरा फंक्शन हो, जब आप कंस्ट्रक्ट फंक्शन कॉल करते हो तो फंक्शन में पैरामीटर पास कर सकते हो। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ना -NAME, जब भी मैंने कहा था कि आप 2 अंडरस्कोर स्टार्ट में और 2 अंडरस्कोर एंड पे लिखे हों, बीच में कोई नाम लिखा हो, तो ये हमेशा कोई ना कोई रिजर्व वर्ड होता है। ये हमेशा कोई ना कोई क्या होता है? रिजर्व वर्ड या की वर्ड होता है। अब इस नेम का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे जिस फाइल यानी इस नाम के अंदर इस मॉड्यूल का नाम ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है। इस नेम के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो जाता है? यानी अगेन नेम इज अ बिल्ट इन वेरिएबल। क्या है? बिल्ट इन प्री डिफाइंड वेरिएबल विच होल्ड्स द नेम ऑफ द मॉड्यूल। तो पाइथन में एक जो फाइल है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूल बोलते हैं। तो आपके ख्याल में ये पाइथन app.py मॉड्यूल है या नहीं है? ठीक है, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर आपका मॉड्यूल ड्राइवर मॉड्यूल होगा, ड्राइवर मॉड्यूल का मतलब जिसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया जाता है, ऐसा मॉड्यूल, ऐसी फाइल जिसको आप यहाँ पे कमांड पे जाके क्या करते हैं? पाए app.py। तो जिस मॉड्यूल को आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं वो आपका क्या होता है? ड्राइवर मॉड्यूल, स्टार्टर मॉड्यूल, इनिशियल मॉड्यूल, मतलब रूट मॉड्यूल ये कह रहे हैं उसको। तो जब भी ये जो नेम का वेरिएबल है अगर ये ड्राइवर मॉड्यूल में होगा, यानी इसे डायरेक्टली रन करेंगे, तो नेम के वेरिएबल में क्या आ जाएगा? मेन। नेम के वेरिएबल में ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू आ जाएगी? मेन। और अगर ये कोई दूसरा मॉड्यूल होगा जिसको इंपोर्ट किया जाएगा तो उस मॉड्यूल के अंदर नेम में क्या आ जाएगा? मॉड्यूल का नाम इटसेल्फ। यानी सादा जुबान में ये समझें कि जब भी अंडरस्कोर नेम और फिर अंडरस्कोर आ जाए तो इसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। या तो इसके अंदर क्या आएगा? मेन आएगा, या इसके अंदर क्या आएगा? नेम ऑफ द मॉड्यूल। अगर ये ड्राइवर फाइल में है तो इस नेम के अंदर क्या कॉपी हो जाएगा? मेन। और अगर ये नॉन ड्राइवर यानी किसी इंपोर्टेड मॉड्यूल में मौजूद है तो इस नेम के अंदर क्या आ जाएगा? उस मॉड्यूल का नाम। यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर XYZ है, ABC है मॉड्यूल का नाम, तो इसके अंदर वैल्यू जो कॉपी होगी वो क्या होगी? क्लियर होगी ये बात? तो ये ड्राइवर फाइल है तो इस नेम के अंदर क्या होना चाहिए? सिंपली नेम। अभी आप इसको पास नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है तो आपको इसका पर्पस पता होना चाहिए। यूज़ कब होना है, क्यों होना है, कैसे होना है, आगे चल के बताता हूँ अभी। तो सिंपल, आपने एक फ्लास्क की क्लास इंपोर्ट की, किस लाइब्रेरी से, किस मॉड्यूल से? फ्लास्क का मॉड्यूल। और फ्लास्क का मॉड्यूल पिप इंस्टॉल से आपने इंस्टॉल किया, तो आपको ये मिल गई क्लास। आपको पता है कि क्लास को आप मल्टीपल टाइम रीयूज़ कर सकते हो। आपने उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया और कन्वेंशन है कि उस क्लास के कंस्ट्रक्टर में आपने बाय डिफ़ॉल्ट क्या पास कर दिया? नेम ऑफ द मॉड्यूल। अब नेम ऑफ द मॉड्यूल में 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है, या तो इसमें मेन आएगा अगर ये ड्राइवर फाइल में है, या अगर ये किसी दूसरे जिसको डायरेक्टली आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे उसके अंदर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उस मॉड्यूल का नाम, कोई भी नाम होगा, ABC, XYZ, PQR। और इस पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा मुझे क्या रिटर्न करेगा? एक ऑब्जेक्ट, फ्लास्क की क्लास का एक ऑब्जेक्ट, और मैंने उस ऑब्जेक्ट को कहाँ स्टोर कर दिया? ऐप में। बस अब आपका काम इस ऐप के साथ है। जब भी आप इस ऐप को यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि जब आप किसी क्लास का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए उस क्लास का कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हो। यानी अब फ्लास्क के अंदर क्या, क्लास के अंदर 2 ही चीज़ें होती हैं, एक प्रॉपर्टी और दूसरा फंक्शन या मेथड। ठीक है, तो फंक्शन और मेथड में क्या फ़र्क है पता है? अगर कोई फंक्शन इंडिपेंडेंट है बगैर क्लास के तो उसे फंक्शन बोलेंगे, अगर उसका ताल्लुक क्लास के साथ है और ऑब्जेक्ट के जरिए से उसको कॉल कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? मेथड कहेंगे। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। तो इसका मतलब है कि अब मैं इस ऐप को कॉल करके
फ्लास्क की क्लास के अंदर जितने मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ हैं सारों को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मुझे बताएं कि स्टूडेंट की क्लास मैंने लिखी थी ना, तो उसके अंदर जितने भी मेथड डिफाइन थे वो किसने किए थे? मैंने डिफाइन किए थे। मैं अगर वो स्टूडेंट की क्लास किसी तीसरे बंदे को दे दूँ, यार ये क्लास मैंने लिखी है तो ये आप यूज़ कर लो, तो वो साथ में और क्या चीज़ डिमांड करेगा? इसकी डॉक्यूमेंटेशन। भाई ये तो बताओ कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन लिखे हैं तुमने और कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है। तो ये सारा काम मैं उसे कैसे पहुँचाऊँगा? डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए। मैंने साथ में कमेंट या डॉक्यूमेंटेशन लिख के दूंगा कि यार स्टूडेंट की क्लास में सेव स्टूडेंट है, लोड स्टूडेंट है, ऐड स्टूडेंट है, डिलीट स्टूडेंट है, इस फंक्शन को कॉल करोगे ये इतने पैरामीटर लेगा, ये काम करेगा, इस फंक्शन को कॉल करोगे ये इतने पैरामीटर लेगा, ये काम करेगा। यही होता है ना क्लास में। तो अब ऐप के अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने मेथड कॉल कर सकता हूँ, कितनी प्रॉपर्टीज़ कॉल कर सकता हूँ, ये मुझे नहीं पता। कैसे पता लगेगा? जिसने क्लास लिखी है भाईजान उसकी डॉक्यूमेंटेशन से जाके देख के चेक कर लें। एक हल। दूसरा हल, अगर आपके पास इतना वेला टाइम नहीं है कि आप इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें, तो सिंपल चैट जीपीटी क्या करेगा? चैट जीपीटी से हेल्प लें और चैट जीपीटी भी खुद ही जाके आंसर कहाँ से ढूंढेगा? इसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन से, क्योंकि चैट जीपीटी का सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? ऑनलाइन पढ़ी हुई डॉक्यूमेंटेशन। गॉट इट? बट अभी हम इस पे आते हैं और इस पे आपको बताते हैं कि ये क्या होता है। ये तो हो गया। अब अगर मैं, एक तो चीज़ वो है कि जो मैंने कोई भी फंक्शन फ्लास्क की क्लास का इंपोर्ट करना है, दूसरा ये कि मैं अपने फंक्शन भी तो डिफाइन कर सकता हूँ ना। वो तो मुझे, मेरे पास लेवरेज है ही है। तो मैं यहाँ पे एक अपना फंक्शन डिफाइन करता हूँ डेफ, और इसको बोलता हूँ टेस्ट। क्लियर? टेस्ट बोलने के बाद मैं इसकी एक वैल्यू देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फॉर एग्जांपल प्रिंट, और इसको लिख देता हूँ जी मिसाल के तौर पे दैट इज़ हेलो। तो अगर मैं इस टेस्ट फंक्शन को कहीं भी कॉल करूँगा तो इस टेस्ट फंक्शन को कॉल करने में मुझे क्या मिलेगा? सिंपल हेलो मिलेगा। ठीक है? यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है? रिटर्न। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ना करना चाहूँ इसको, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपने ये भी पढ़ा ना फंक्शन दैट रिटर्न्स अ वैल्यू, कि फंक्शन खुद प्रिंट नहीं करना चाह रहा, बल्कि हम उसे कहते हैं यार तुम्हारे पास जब भी कोई, तुम्हें जब भी कॉल किया जाए तो तुम मुझे एक वैल्यू रिटर्न कर दो। रिटर्न, लेट सपोज अगर स्ट्रिंग करनी है तो मैं इसे कह देता हूँ जी हेलो वर्ल्ड। तो अब इस फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने नॉर्मल कॉल किया था, टेस्ट। तो जब भी मैं इस फाइल को चलाऊँगा, app.py को एग्जीक्यूट करूँगा, तो ये सारी की सारी कोड लाइन्स चलेंगी, लेकिन एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं होगा। जब इस लाइन पे पहुँचेगा तो ये इसको कॉल करेगा और ये उसे वापस क्या कर देगा? हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर देगा। आउटपुट में अभी भी कुछ भी नहीं आएगा। ये रिटर्न कर रहा है, प्रिंट तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। हाँ, मैं वो तो आगे करना है ना, पहले सिर्फ पूछा है कि अभी तक का प्रोग्राम क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। हालांकि प्रोग्राम बिल्कुल ओके है, सब कुछ ओके है, फंक्शन कॉल भी हुआ, एग्जीक्यूट भी हुआ, एरर भी नहीं दिया, एवरीथिंग इज ओके, बट आउटपुट नहीं दिया। तो आउटपुट कुछ नहीं देगा, तो मतलब इसको आउटपुट लेने के लिए क्या करूँगा? मैं इसे सिंपली किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ टी, और अब इसको मैं जाके सिंपली प्रिंट कर देता हूँ दिस। तो अभी तक के काम में आपके लिए कोई भी नई चीज़ नहीं है, ये सारा कुछ हम पहले से पढ़ चुके हैं। सिवाय एक चीज़ आपके लिए नहीं है हेलो वर्ल्ड, सिवाय एक चीज़ नहीं है, ये दो लाइनें। अब ये दो लाइनें क्यों बनाई हैं? बिकॉज अभी तक जो हमने प्रोग्राम लिखा है या इससे पहले जो पाइथन में लिखते आए हैं, उसका इनपुट भी कंसोल पे आता था और आउटपुट भी कंसोल पे आता था। अब हमने ये काम नहीं करना। अब हमने इनपुट भी देना है, तो हमने कोई इंटरफेस बनाना है, यानी वेब बेस्ड इंटरफेस बना लें, कोई HTML का वेब पेज बना लें और वहाँ से इनपुट दें, और वो इनपुट कहाँ पहुँचे? ये API उस इनपुट को रिसीव करे और उस इनपुट को फिर बैकएंड पे कहीं डेटाबेस में भेज दें, जो भी काम करना चाहते हैं। और आउटपुट करना है तो वो भी क्या करना है? मैं अब इस पर्टिकुलर फंक्शन में एक API को कॉल करूँगा और उस API को कॉल करके मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स, ये बजाय रिटर्न हेलो करने के, वो जो API का डेटा होगा वो मुझे ये रिटर्न करेगा। समझ आ गई बात? अभी कंसोल में करेगा। जब हम एप्लीकेशन पूरी करेंगे तो हमारा पूरा फ्लो बन जाएगा कि हम सारा कुछ ग्राफिकली कंसोल से जान छुड़ा लेंगे, लेकिन जब तक हम लर्निंग करते हैं तब तक हम कंसोल के साथ खेलते रहेंगे, प्ले अराउंड करते रहेंगे। तो अभी पहला रियलिस्टिक केस ये है कि इंस्टेड ऑफ मैनुअली गिविंग द डेटा एंड रिटर्निंग सम स्ट्रिंग, हमारा ये रियलिस्टिक केस तो नहीं है ना, हमें डाटा कहीं डाटा सोर्स से लेना है, किसी CSV फाइल से ले सकते हैं, किसी फाइल मैनुअली अपलोड करवा सकते हैं। तो हम पहला काम क्या करेंगे? रिमोट से कहीं API से डाटा लाएंगे। ठीक है? और मैंने आपको ये कल और परसों की बहस में ये बार बार बताया है कि इस वक्त जो सबसे फेमस फॉर्मेट है डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट, नेटवर्क पे डाटा भेजना है या नेटवर्क से डाटा लाना है, वो कौन सा फॉर्मेट है भाई? JSON फॉर्मेट है। ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट एंड देन अभी के लिए मैं एक अज्यूम करता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक मैनुअली एक बना ली, एक डिक्शनरी बना ली। ठीक है? मैं मिसाल देता हूँ, या लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बना ली, क्योंकि आपको पता है पाइथन JSON डेटा की शक्ल बिल्कुल मिलती है किसके साथ? डिक्शनरी के साथ। तो मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा है,
तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट की डिक्शनरी बना देता हूँ, सपोज std इक्वल्स टू दिस, और मैं इसे कहता हूँ जी कि मिसाल के तौर पे रोल नंबर इज़ गन बी लाइक 1, इसका जो नेम होगा दैट इज़ गन बी अली कह दें, और इसका जो इज़ मैरिड होगा, वेरिएबल नेम आप कोशिश करें कैमल केस में दें, इज़ मैरिड होगा दैट इज़ फॉल्स, और इसके जो एड्रेस होगा दैट इज़ गोइंग टू बी RWP। अब ये एक डिक्शनरी है। अगर रियल टाइम में आपके पास एक ही स्टूडेंट तो नहीं होता, ऑफन वी हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, STD के बजाय STUDENTS स्टूडेंट्स। जब मैंने इसे प्लूरल दे दिया तो इसका मतलब है व्हाट आई एम सपोज टू डू कि मैं इसको कट करूँगा और यहाँ पे जाके बजाय सिंगल डिक्शनरी के मैं इसे कहूँगा लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। मल्टीपल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है ना, ठीक है। सो यहाँ पे एक डिक्शनरी है। इसके बाद अगर मुझे दूसरा स्टूडेंट देना है तो मैं सिंपली इसको जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक। अगर तीसरा करना है तो मैं इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, चौथा करना है तो इसको भी कॉपी पेस्ट। सॉरी जी, बिल्कुल लग सकती है, उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, उस तरह डायरेक्ट नहीं लग सकती, हमें थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करना पड़ता है अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से। लेकिन चूंकि ये डिक्शनरी लिस्ट के अंदर है, लिस्ट के अंदर तो लूप लग ही सकती है, ठीक है। हम लिस्ट पे लूप लगा के इनको बारी बारी प्रिंट कराएं, उनकी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को आउटपुट पे दिखाएं। सो मैंने यहाँ पे लिखा जी ये अली है, ये हसन है, और ये बेसिकली आपका मिसाल के तौर पे अहमद है, और ये आपका ख़ान है। इनमें से एक है ट्रू, और ये है इस्लामाबाद से, और ये है कराची से। अब टिपिकली जब हम API से भी डाटा ले रहे होते हैं तो वो कुछ इसी किस्म का होता है, ठीक है। अब हम सपोज़ करते हैं कि ये हमारा डेटा है और ये आ रहा है डेटाबेस से या किसी थर्ड पार्टी API से, अभी सपोज़ कर रहे हैं, और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी API बनाऊँ और ब्राउज़र से उस API को हिट करूँ तो मुझे रिस्पांस में ये मिले, यानी बजाय आंसर कंसोल में मिलने के मुझे किस में मिले, ब्राउज़र में मिले। ब्राउज़र का मतलब ब्राउज़र को क्लाइंट कहा जाता है नॉर्मली, API क्लाइंट। तो अब मैं यहाँ पे क्या ये कर सकता हूँ, मुझे आप बताएं कि STUDENTS, मैंने कहा जी जब भी टेस्ट का फंक्शन कॉल हो तो वो रिटर्न क्या करे, पूरा का पूरा लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़। तो ये रिटर्न करके कहाँ जाएगा, ये कॉल होगा, टेस्ट को कॉल होगा। इसको आप अब नाम भी मीनिंगफुल दे दें, गेट ऑल स्टूडेंट्स, और इसको जाके आप यहाँ पे रख दें, और इसको आप STDs या कोई भी नाम दे दें, और अब आप यहाँ पे क्या कर दें, प्रिंट, और इसको कह दें जी STDs। अभी तक भी फ्लास्क की कोई लॉजिक नहीं लगी, ये सारी की सारी लॉजिक हमारी देसी है जो हम ऑलरेडी पहले करते चले आए हैं। सो इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम अगेन, सो आई विल बी हैविंग दिस इंटायर डेटा बीइंग प्रिंटेड ओवर हियर, ठीक। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस फंक्शन को API में बदलना है। किस में बदलना है, API में बदलना है। अब API क्या होती है कि नॉर्मली मेरे पास कोई एड्रेस हो, जैसे मैं लिखता हूँ जी कि एक फेक स्टोर API है, लास्ट टाइम आपको दिखाई थी, कि मेरे पास एक सर्वर का एंड पॉइंट हो, जैसे fakestoreapi.com है और स्लैश क्या है, प्रोडक्ट्स है। तो ये फेक स्टोर API क्या है, सर्वर का एड्रेस, और स्लैश प्रोडक्ट क्या है, आगे उस रिसोर्स का एड्रेस जो मुझे चाहिए। इन दोनों को मिलाएं, यानी ये API पूरा का पूरा API एंड पॉइंट बनता है या API राउट बनता है। तो इस API राउट पे ये डाटा एक्सपोज किया हुआ है फेक स्टोर API ने। तो इस केस में हम अब अपनी API बना रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई भी URL लिखूँ, यानी मैं अपने लोकल सिस्टम को सर्वर बना रहा हूँ, लोकल सिस्टम को क्या बना रहा हूँ, सर्वर बना रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, और इस कुछ भी लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँ मिसाल के तौर पे STUDENTS, और एंटर प्रेस करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए,
मेरा वो वाला डेटा जो अभी मैंने डिज़ाइन करके अपनी एपीआई में रखा है। अभी तक इसका एपीआई से कोई लेना देना है नहीं है सच, ठीक। तो हम सिंपली जब भी पाइथन का एक नॉर्मल फंक्शन लिखें, उस नॉर्मल फंक्शन के ऊपर आप एक @ सिंबल के साथ एक लाइन का एडिशन कर दें। किसी भी पाइथन के फंक्शन या क्लास के ऊपर @ से स्टार्ट होने वाली कोई भी लाइन आ जाए तो इसे हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड डेकोरेटर। क्या बोलते हैं उसे? डेकोरेटर। अगर ये क्लास के ऊपर आ जाए तो इसे हम बोलते हैं क्लास डेकोरेटर, और अगर ये फंक्शन के ऊपर आ जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं? फंक्शन डेकोरेटर। अच्छा, डेकोरेटर नाम से क्या लगता है आपको? क्या करेगा ये? डेकोरेट करेगा। डेकोरेट का मतलब क्या करेगा? डेकोरेशन का मतलब ये कमरा बना बनाया है, मैं उसमें आके फूल पत्तियां लगा दूं तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक एग्जिस्टिंग चीज़ की फंक्शनैलिटी में कुछ इन्हांसमेंट्स कर रहा हूँ। मेरा चेहरा है और मैं यहाँ पे इसके ऊपर वो मेकअप शेकअप करूँ तो इसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ? डेकोरेट कर रहा हूँ एक चीज़ मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन मौजूद है, ये नॉर्मल पाइथन का फंक्शन है, मैं इसमें कुछ स्पेशल एडिशनल फंक्शनैलिटी देना चाहता हूँ इसको। तो वो स्पेशल एडिशनल फंक्शनैलिटी मैं दूंगा किसके साथ? ऐप के साथ। और ये ऐप क्या है? बेसिकली यहाँ पे जो आपने इंपोर्ट की है, तो इस ऐप के ज़रिए आप, यानी जब भी @ लिखा हो उसके बाद कुछ भी हो, तो @ का मतलब है कि दिस नेक्स्ट फंक्शन का मतलब नेक्स्ट टू दिस लाइन, जो भी फंक्शन डेफिनेशन है, ये वाली लाइन उस फंक्शन को क्या करेगी? डेकोरेट करेगी। हम अपने कस्टम डेकोरेटर भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्लास्क ने बहुत सारे फंक्शन डेकोरेटर पहले से लिख कर रख दिए और हमें बता दिया कि ये डेकोरेटर का ये पर्पज़ है, इस डेकोरेटर का ये पर्पज़ है, इस डेकोरेटर का ये पर्पज़ है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दुकान में बहुत सारे डेकोरेशन का सामान पड़ा हुआ है, आप जाएं वहाँ देखें, जो भी डेकोरेटर आपको चाहिए वो उठा के लें और अपने कमरे में जाके लगा लें, तो आपके कमरे की एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी या एग्जिस्टिंग ब्यूटी में क्या हो जाएगी? इन्हांसमेंट आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह दिस इज़ आवर नॉर्मल फंक्शन एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली अप्लाई द डेकोरेटर गिवन बाय फ्लास्क लाइब्रेरी। अब वो डेकोरेटर क्यों लगाते हैं और कौन सा लगाते हैं? तो आपने यहाँ पे लिखा ऐप सीधा सीधा, और वापस जाके डॉक्यूमेंटेशन से देके ये देखें, उसने लिखा हुआ है ऐप डॉट राउट। ठीक, अब ये राउट क्या भला होती है, ज़रा इसको भी सुन लें। मैंने कहा जी ऐप डॉट ROUTE, राउट। फंक्शन कॉल करने का यही तरीका है ना। तो इसका मतलब है कि ऐप क्या है? ऑब्जेक्ट है। राउट क्या है? फंक्शन है। ये फंक्शन किधर है? फ्लास्क की क्लास के अंदर प्री डिफाइंड है। गॉट इट? तो अब जब भी ऐप डॉट राउट लिखें तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन किस क्लास का कॉल हो रहा है? फ्लास्क का कॉल हो रहा है। दैट्स व्हाई आई इंपोर्टेड दिस फ्लास्क। मुझे क्या चाहिए था? डेकोरेटर चाहिए था। अब मेरा ये फंक्शन नॉर्मल फंक्शन से एक्सटेंड होके इसमें ये कैपेबिलिटी आ चुकी है कि इट कैन डू समथिंग एडिशनल। गॉट इट? समथिंग एडिशनल का क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मिसाल के तौर पे, कॉमा डाल के स्लैश लिख दूँ और स्लैश लिख के मैं लिख दूँ जी ABC, तो इस राउट के नाम से जाहिर है कि इस राउट के अंदर जो भी आप पाथ देंगे, राउट के अंदर हमेशा आप क्या देंगे? कोई पाथ। कौन सा पाथ? जो आप ब्राउज़र में लिख कर अपनी API को हिट करना चाहते हैं। यानी मैं चाहता हूं कि मैं अपने ब्राउज़र में यहाँ पे सिंपल लिखूं /ABC, और अगर हिट करूं तो अगर मेरी फ्लास्क की ऐप चल रही हो इस पोर्ट पे या इस URL पे, तो इस ABC का मतलब क्या है कि जो ABC मैं यहाँ लिखूँगा वो ABC नाम का राउट यहाँ आके पूरी फाइल में ढूंढेगी। जहाँ उसे ABC का राउट मिलेगा ये वो वाला फंक्शन चला देगी। गॉट इट और नॉट? यहाँ तक क्लियर है? अभी ज़रा मैं इसको चलाता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या हमें कोई प्रॉब्लम आता है, क्या आता है। तो किसको ये ऐप डॉट राउट यहाँ पे डिफाइन हो रहा है या कॉल हो रहा है? ये बता दें आप। डिफाइन हो रहा है? नहीं, राउट डिफाइन हो रहा है, पक्की बात है। अच्छा, कॉल और डिफाइन की फ़र्क क्या है? जहाँ डिफाइन होता है आगे कॉलन लगा के उसकी बॉडी होती है, और कॉल का मतलब ये देखें, ये एग्जैक्ट यही चीज़ नहीं आ रही गेट ऑल स्टूडेंट, जैसे ये कर रहा हूँ वैसे ये कर रहा हूँ, सिवाय इसके कि इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन किसी क्लास से बिलोंग नहीं करता। तो इसके पीछे ये ऐप लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन फ्लास्क की ऐप से बिलोंग करता है। तो इज़ दिस अ फंक्शन कॉल और अ फंक्शन डेफिनेशन? इट्स अ फंक्शन कॉल। ठीक है, तो यानी ये प्री डिफाइंड है। और कहाँ डिफाइंड है?
फ्लास्क से। कैसे पता चला? क्योंकि मैं फ्लास्क की क्लास का इंस्टेंस यूज करके उस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा हूँ। वंस अगेन, ये नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, इसे ABC कहते हैं, इसे XYZ कहते हैं, ये वेरिएबल नेम है। असल चीज इसके अंदर स्टोर होने वाला रेफरेंस है। ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, OBJ कह सकते हैं, ABC XYZ कह सकते हैं। बिल्कुल, ये है ही ऑब्जेक्ट, कह सकते का मतलब ही नहीं, है ही ऑब्जेक्ट। अब इसे ऐप नाम क्यों दिया? आप कहें जी मैं माई ऐप नाम दे दूं, दे दें, बट एक प्रोग्रामिंग में ना हर चीज़ की कन्वेंशन है, मतलब हर जगह जो कन्वेंशन चलती है, जो आम हो जाती है। मतलब आप देखिए हमारी सोसाइटी में कोई बात आम हो जाए, पामे गलत हो या सही हो, आम हो जाए तो लोग उसको उसी नाम से बुलाते हैं। गॉट इट? सो इट्स अ कन्वेंशन के लोग फ्लास्क का जो इंस्टेंस क्रिएट करते हैं उसको ऐप नाम दे देते हैं। और पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन बनाएंगे वो डिपेंड किस पे करेगी? ऐप के एक इंस्टेंस पे, यानी फ्लास्क के एक इंस्टेंस पे। दैट्स द फिलॉसफी। तो राउट का फंक्शन बेसिकली बिल्ट इन है फ्लास्क की एपीआई में, और हमने ये फंक्शन कॉल किया। अच्छा, ये फंक्शन कॉल जब करेंगे तो क्योंकि इसके शुरू में @ है, तो ये @ ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये नॉर्मल फंक्शन कॉल नहीं है, ये एक स्पेशल फंक्शन है, जिस स्पेशल फंक्शन को हम क्या कहते हैं? डेकोरेटर कहते हैं। और डेकोरेटर क्या करता है? आपके नॉर्मल फंक्शन को डेकोरेट कर देता है। और डेकोरेट करने का मतलब क्या है? कि उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस कर देता है। क्लियर होगी बात? नाउ इफ आई कम एंड रन दी ऐप, तो यहाँ पे उसने मुझे स्टिल ये दे दिया, बट आई डोंट वांट टू डू इट एनी मोर, लाइक दिस वन। और अगर मैं यहाँ पे जाके एक दफ़ा मैं दोबारा इसे देख लूँ तो यहाँ पे अच्छा, अब इसको रन करने का एक स्पेशल तरीका है। आपने ये पूरा बना लिया एज इट इज़, सिवाय इसके कि मैंने यहाँ पे अभी रिटर्न हेलो के बजाय क्या कर दिया? रिटर्न स्टूडेंट कर दिया। बाकी सारा कुछ मैंने ये किया, app.route और सारा कुछ, ठीक है। अब आपने इसको रन करना है, तो आपने नॉर्मल फाइल की तरह रन नहीं करना, बल्कि उन्होंने ये तरीका बताया कि फ्लास्क --ऐप हेलो और रन। ठीक, तो मैंने इसको रन करना है किसके थ्रू? फ्लास्क के थ्रू। तो मैं एग्जैक्टली एज इट इज़ ये कमांड यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ बजाय मैं हेलो के बजाय अपनी ऐप का नाम दूंगा, विच इज़ अगेन ऐप। सॉरी, ओके, पता नहीं ये सारा कुछ कॉपी क्यों नहीं होता, मेरी कोई की ख़राब है या क्या? फ्लास्क। अब मैं इसे रन करूँगा तो नाउ इट वुड से समथिंग एल्स। अच्छा, मैंने फ्लास्क से क्यों रन नहीं किया? दूसरी तरह रन कर रहा था तब भी चल रहा था, लेकिन जब मैंने मैनुअली रन किया ना अपना नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से, तो उसने इस मॉड्यूल को नॉर्मल पाइथन का मॉड्यूल समझा। ठीक, जब मैंने इसको फ्लास्क की कमांड से रन किया, तो फ्लास्क बेसिकली फ्रेमवर्क क्या करता है? वो बनाई किसके लिए? एपीआई के लिए। तो उसको पता लग गया कि अब मुझे, यानी जब मैंने नॉर्मल कमांड से रन किया तो वो मुझे इस फंक्शन को एक्सपोज करेगा कंसोल में, यानी ये फंक्शन सिर्फ कंसोल में एक्सेस हो सकेगा। जब मैंने फ्लास्क के साथ रन किया तो अब पाइथन ने इस फंक्शन को एक्सपोज कर दिया कि आप कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, किसी ब्राउज़र से कॉल कर सकते हैं, किसी मोबाइल ऐप से कॉल कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी ऐप से बात कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम क्यों बना रहे हैं फ्लास्क में ऐप? ताकि हम दो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन को आपस में बात करवा सकें। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल उसकी पाइथन की कमांड रन करूँगा तो वो पाइथन की कमांड सिर्फ इस प्रोग्राम को कहाँ चलाएगी? इसी कमांड के थ्रू। अब ब्राउज़र एक सेपरेट एप्लीकेशन है, ये पाइथन मेरी एक सेपरेट एप्लीकेशन है। तो मैं अब ब्राउज़र के ज़रिए बात करूँगा किसके साथ? अपनी इस फ्लास्क की बेसिक ऐप के साथ। छोटी सी ऐप है ना, 2 लाइनें बीच में लिखी हुई। कैसे करूँगा? वो मुझे कह रहे जी कि जब मैंने फ्लास्क --ऐप, और ये ऐप का मतलब ये वाली फाइल है, और रन का मतलब कि आप इसको रन करो, ये डिटेक्ट करेगा कि बीच में फ्लास्क की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। ठीक है, पूरी हो रही हैं। वो कहेगा जी सर्विस फ्लास्क ऐप डिबग मोड ऑफ। डिबग का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट हम ये डिबग मोड ऑन करते हैं, ताकि जो भी एरर आएँ उनकी एरर की पूरी डिटेल प्रिंट होके हमें पता लग सके, हम एरर को ट्रेस कर सकें, डिबग कर सकें। अभी तक ये ऑफ है, मैं भी ऑन करना सिखाऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन जब हम डिबग मोड ऑन करेंगे तो इसका मतलब है कि वो हमें एरर क्लियरली दिखाएगा। जब डिबग मोड ऑफ होता है तो एरर्स को सप्रेस करता है फॉर सिक्योरिटी रीजन। एरर को क्या करते हैं? सप्रेस कर देते हैं। सप्रेस का मतलब इग्नोर कर देता है या पूरे नहीं दिखाता एरर्स। उसके बाद ठीक है, ठीक है, नहीं, कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट जो है वो फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने आज से पहले मुझसे कभी नहीं सुना होगा
कि कोई ऑब्जेक्ट फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना और ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करवाना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। पूरी की पूरी ऐप को एग्जीक्यूट, पूरी के पूरे मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कभी भी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं होगा। ऑब्जेक्ट का ताल्लुक, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल का एक पार्ट है, पूरे मॉड्यूल को वो होल्ड नहीं कर रहा, पूरे मॉड्यूल को वो कंट्रोल नहीं कर रहा। पूरे मॉड्यूल को कंट्रोल कौन कर रहा है? फ्लास्क, जिस प्लेटफॉर्म को हमने यूज़ किया हुआ है। तो फ्लास्क का जो एक ऑब्जेक्ट है वो तो ओनली इज अ पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल। समझ आ गई बात? तो हमने बेसिकली जब भी फ्लास्क की ऐप रन करनी है तो मैं मिसाल देता हूँ आपको इसकी। ये मैंने CMD ओपन किया, ये कमांड टर्मिनल किसका है? विंडोज़ का ना? ये विंडोज़ की यूटिलिटी है ना? कंफर्म? इसमें कोई डाउट? अब ये कमांड टर्मिनल किसका बन चुका है? तो अब इसमें जो कमांड रन करेंगे वो किसकी कमांड रन करेंगे? पाइथन की। अब जो कमांड रन करेंगे किसकी करेंगे? विंडोज़ की। समझ गए ना? तो जब मैंने यहाँ पे फ्लास्क नहीं रन किया था तो ये कमांड प्रॉम्प्ट किसका कमांड प्रॉम्प्ट ट्रीट हो रहा था? विंडोज़ का। और पाए, चूंकि पाए स्टार्ट में करता था, तो जब पाए के साथ कोई फाइल रन करता था तो ये कमांड प्रॉम्प्ट किसके लिए अडॉप्ट हो जाता था? पाइथन के लिए अडॉप्ट हो जाता था। अब फ्लास्क मैंने ऐड किया तो फ्लास्क के लिए कौन सा कमांड प्रॉम्प्ट रन होगा? फ्लास्क का कमांड प्रॉम्प्ट रन होगा। समझ आई बात? यानी यूँ समझें कि जब भी हम कोई नई लाइब्रेरी ऐड करते हैं तो बहुत सारी लाइब्रेरीज अपना कमांड प्रॉम्प्ट भी साथ लेके आती हैं, कहती हैं जी मेरी कमांड चलानी है तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे आपने कहा वही कमांड प्रॉम्प्ट थोड़ी देर पहले आप खुद कह रहे हैं विंडो का है, वही थोड़ी देर बाद खुद कह रहे हैं पाइथन का हो गया और जेन्युइन पाइथन का हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह फ्लास्क भी यही काम करता है। बल्कि यहाँ भी ये पॉसिबल है कि मैं अगर फ्लास्क लिखूँ ना, ये फ्लास्क हो गया, गॉट इट? क्योंकि इसने कोई एरर नहीं दिया, बल्कि कह रहे हैं अच्छा ये अक्सर ही आता है कि कुड नॉट लोकेट द फ्लास्क एप्लीकेशन। अगर आप सिस्टम वाइड इंस्टॉल कर दें ना फ्लास्क को, तो फिर ये शायद फ्लास्क की कमांड भी रन करेगा और सक्सेसफुली रन करेगा। ठीक है, अभी आप विद इन द फोल्डर की है। या साथ वो ये कह रहा है कुड नॉट लोकेट द फ्लास्क एप्लीकेशन। अच्छा, ये कह रहा है कि यार मैं फ्लास्क अकेला नहीं चलूँगा, स्टैंड अलोन नहीं चलूँगा, मुझे साथ में कोई एप्लीकेशन भी मेंशन करे। साथ उसने खुद कहा है कि फ्लास्क डैश डैश ऐप और साथ ऑप्शन, ये लिखेंगे तो मैं रन होऊंगा। ठीक है, तो इट्स लाइक ये जो फ्लास्क है ये फ्लास्क की API को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। एनीवेज, उसके बाद दिया दिस इज द डेवलपमेंट सर्वर, डू नॉट यूज इट इन अ प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट, यूज अ प्रोडक्शन यानी ये कह रहा है कि अभी जो मैंने फ्लास्क रन किया ना वो डेवलपमेंट सर्वर में रन किया, यानी ये टेस्टिंग के लिए है। जब आप इसे प्रोडक्शन में करेंगे तो आपने ये सेटिंग चेंज करनी है, ये भूलनी नहीं है सेटिंग चेंज करने में। तो अभी तो हम डेवलपमेंट में ही सीख रहे हैं। ठीक है, आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये कह रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है दैट इज रनिंग ऑन दिस पोर्ट दिस एड्रेस। अच्छा, अल्टीमेटली हम जितनी भी APIs बनाते हैं ना वो किसी सर्वर पे चल रही होती हैं, इसीलिए तो वो रिमोटली एक्सेसिबल होती हैं। यानी मैंने अपनी वेबसाइट बनाई तो मैंने अपनी वेबसाइट बना के किसी रिमोट सर्वर पे होस्ट की हुई है। और वो रिमोट सर्वर पे कैसे हम होस्ट करते हैं? हम डोमेन नेम और होस्टिंग लेते हैं, परचेज़ करते हैं। ठीक, और हम इस API के साथ भी यही करेंगे। अल्टीमेटली इसको कहाँ करेंगे? कहीं रिमोट सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे, प्रॉबेबली कल ही डिप्लॉय कर देंगे। बड़ा सिंपल तरीका है, फ्री है लिमिटेड हद तक। तो लेकिन जब तक हम डिप्लॉय नहीं करते, फ्लास्क ने चलना तो सर्वर पे ही है, तो जब तक हम उसे डिप्लॉय नहीं करते तो ये हमारे लोकल सिस्टम को क्या ट्रीट कर रहा है? सर्वर ट्रीट कर रहा है। ठीक, अब लोकल सिस्टम को सर्वर ट्रीट कर रहा है तो लोकल सिस्टम को बतौर सर्वर एक्सेस करने के लिए कोई एड्रेस तो होगा ना, क्योंकि आपको पता है सर्वर को एक्सेस करने के लिए एड्रेस होता है www.something.com। और अगर आपको पता हो कि जब भी हम URL लिखते हैं ना ब्राउजर में www.something.com, तो इस URL के पीछे कोई IP एड्रेस मैप हुआ होता है। पता है इस बात का? नहीं पता? यानी google.com असल में google.com हमारे लिए है, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन है, इसकी असल इसके साथ मैप हुआ IP एड्रेस है, और IP एड्रेस किसी सर्वर का होता है। तो ये याद रखिएगा, IP एड्रेस की शक्ल इस तरह की होती है, यानी 4 डिजिट नंबर होता है सेपरेटेड बाय अ डॉट, जैसे 255, 147, 123। कभी आपने PTCL का कनेक्शन लगवाया हुआ तो वो आपको कॉन्फ़िगरेशन कराते हैं, वो IP सेट करते हैं, वो सारा कुछ सेट करते हैं। जब भी ज़िंदगी में कभी भी 127.0.0.1 एड्रेस देखें तो इसे हम कहते हैं लूप बैक एड्रेस। इसे हम क्या कहते हैं? ये IP है।
और पूरी दुनिया में ये कंफर्म है कि 127.0.0.1 जब भी आप ब्राउज़र में लिखेंगे तो ये रिक्वेस्ट नेटवर्क पे नहीं जाएगी, ये लूप बैक होके वापस आप ही के सिस्टम पे आएगी। यानी आपके अपने सिस्टम का जो एड्रेस होता है लोकल सिस्टम का, वो क्या होता है 127.0.0.1। इसको हर सिस्टम पे सेम होता है। यानी आपका सिस्टम होगा तो आपके सिस्टम पे आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस लूप बैक एड्रेस 127.0, ये यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह ऐसे ही हो। गॉट इट? तो ये आ गया जी 127.0.0.1। ये मुझे कहाँ थ्रो करेगा? लूप बैक मेरे अपने कंप्यूटर पे सिस्टम पे। उसके आगे कॉलन है और कॉलन के बाद जो भी नंबर लिखा होता है इसे हम बोलते हैं पोर्ट नंबर। क्या बोलते हैं? पोर्ट नंबर। पोर्ट क्या होती है कि आपके कंप्यूटर के पीछे या लैपटॉप के आगे या पीछे या लेफ्ट या राइट पे बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं, फिजिकल पोर्ट्स। पोर्ट्स वो रास्ता होता है जिस रास्ते के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। आई हैव अटैच्ड दिस माउस विद माई CPU, किसके ज़रिए? एक USB पोर्ट के थ्रू। तो ये पोर्ट क्या बना है? बेसिकली एक गेटवे है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है। ये फिजिकल पोर्ट्स हैं। कीबोर्ड की अलग पोर्ट है, मॉनिटर की अलग पोर्ट है, अगर HDMI या VGA है तो वो एक अलग पोर्ट है। एक पोर्ट होती है लॉजिकल पोर्ट। आपके कंप्यूटर पे जो भी नेटवर्क एप्लीकेशन होगी, नेटवर्क एप्लीकेशन किसी दूसरी एप्लीकेशन से बात कर रही होगी तो वो हमेशा किसी न किसी एक पोर्ट के थ्रू बात करेगी। पोर्ट इसलिए ज़रूरी है कि मिसाल दें कि मैंने एक टैब में खोला हुआ है फेसबुक का मैसेंजर, दूसरे टैब में खोला हुआ है व्हाट्सएप, तीसरे टैब में खोला हुआ है डिस्कॉर्ड या कोई भी कम्युनिकेशन चैनल। अब आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप वाला टैब पे आने वाला मैसेज मुझे फेसबुक के टैब पे दिख जाए या फेसबुक के आने वाला मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे दिख जाए? ऐसा क्यों नहीं मुमकिन है? कौन सी चीज़ है कि जो ये मेक श्योर करती है कि व्हाट्सएप पे आने वाला मैसेज व्हाट्सएप वाले, हालांकि एक ही ब्राउज़र में खुला हुआ है, एक ही वक्त में तीनों नेटवर्क एप्लीकेशंस खुली हुई हैं, तो वो कौन सी चीज़ है जो मेक श्योर करती है कि जिस एप्लीकेशन में डेटा या मैसेज आ रहा है वो उसी एप्लीकेशन के अंदर पॉपअप होगा या शो होगा, किसी दूसरी एप्लीकेशन से कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा? हेयर कम्स पोर्ट नंबर इन टू प्ले। जितनी भी नेटवर्क एप्लीकेशंस बनाते हैं आप, नेटवर्क एप्लीकेशन का मतलब ऐसी एप्लीकेशन जिसने नेटवर्क से बात करनी होती है, वो हमेशा किसी एक खास पोर्ट पे चल रही होती है। और जिस पोर्ट पे एक दफ़ा कोई एक एप्लीकेशन चल रही हो, वो पोर्ट दोबारा कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकती। गॉट इट? हर नेटवर्क एप्लीकेशन का मतलब जिसने नेटवर्क से बात करनी हो। हम क्या बना रहे हैं? API। तो API नेटवर्क से नहीं बात करेगी, तो इसका मतलब है इसने किसी खास पोर्ट पे चलना है। अब अगला सवाल है कि कितनी पोर्ट्स अवेलेबल हैं? 65,536 पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं आपकी। कितनी पोर्ट्स अवेलेबल हैं? सब यूनिक होती हैं। नहीं, लिमिट बेशक बिल्कुल रीच हो चुकी होगी। तो सिर्फ ये जब नेटवर्क से बात हो रही है तो सिर्फ पोर्ट नंबर पे तो बात नहीं हो रही है। 65,000 आपके सिस्टम में यूनिक है, पीछे एड्रेस तो डिफरेंट होगा ना, पूरे को मिला के तो यूनिक बन जाएगी ना। देखें मिसाल देता हूँ मैं आपको, अगर आपकी वो चल रही है 3 या 4 एप्लीकेशन चल रही हैं तो पूरा एड्रेस तो ओवरऑल यूनिक होगा ना। और ये जो 65,536 है ये आपके स्पेसिफिक सिस्टम में यूनिक होनी चाहिए। मेरा सिस्टम है तो मेरे में अलग है 65,536, उनका सिस्टम है स्पेसिफिक एक सिस्टम में, उनका सिस्टम है तो अलग है 65,536। बिल्कुल। आपने कभी ये सुना है कि HTTP किस पोर्ट पे रन होता है? ये जो आप गूगल पे सर्च करते हैं और गूगल के सर्च जाता है और वापस वेब पे जितनी भी क्यूरीज करते हैं वो किस पोर्ट पे चल रही होती हैं? 8080 डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है 8080। आपको कभी पता है जो आप ईमेल सेंड करते हैं वो किस पोर्ट पे जा रही होती है, और जो ईमेल रिसीव होती है वो किस पोर्ट पे रिसीव हो रही होती है? 265 पे SMTP पोर्ट पे सेंड हो रही होती है और मेरे ख्याल में 365 और 313 समथिंग उस पर रिसीव हो रही होती है। सो हर नेटवर्क एप्लीकेशन, ये आपको नहीं पता होता क्योंकि अब आप टेक्निकल बन रहे हैं तो अब आपको पता चलेगा कि हर एप्लीकेशन किसी न किसी पोर्ट पे बात कर रही होती है। ठीक है, खैर, तो जब भी इसका मतलब है लोकल होस्ट और इसका मतलब है इस पोर्ट पे बात करेंगे। अब मुझे ब्राउज़र में इसको खोलना है तो मैं यहाँ पे इस पूरे एड्रेस को यहाँ पे कॉपी करूँगा, कॉपी किया राइट क्लिक करके और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया। क्लियर? और मैंने इसे हिट किया। मुझे क्या कह रहा है? नॉट फाउंड। क्यों नॉट फाउंड? क्योंकि
मैंने इसे कहा हुआ है, खुद एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि तुमने ये फंक्शन तब एग्जीक्यूट करना है जब यूज़र के पाथ में क्या आए, /abc। इसका मतलब है कि मैं इस सर्वर तक तो पहुंच गया हूं। ये देख लें, यहाँ रिक्वेस्ट आई है ना आपको, HTTP रिक्वेस्ट आई है, उसने कहा 404 नॉट फाउंड। 404 कोड जब भी मिले ना HTTP स्टेटस कोड, तो 404 स्टेटस कोड का मतलब है पेज नॉट फाउंड, यानी जिस चीज़ की आपने रिक्वेस्ट की है वो मुझे नहीं मिला। अब देखिएगा ये 2 लाइनें ना, ये रिक्वेस्ट लॉग हो रही हैं यहाँ पे, मैं फिर इसे रिफ्रेश करूँगा तो फिर तीसरी रिक्वेस्ट भी लॉग हो जाएगी। इसका मतलब है मैं ब्राउज़र से अपनी फ्लास्क API को हिट कर पा रहा हूँ। तो 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस आपस में बात करने के काबिल हो चुकी हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रही वो कि यार मतलब मिस कॉलें दी जा रही है। तो जवाब कब देगी कि जब मैं इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को हिट करूँगा। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, मैंने कहा जी ये वाला सर्वर इस एड्रेस पे चल रहा है और इसके अंदर पाथ डिफाइंड है कौन सा, /abc, एंड कंग्रेचुलेशंस यू हैव प्रिपेयर्ड योर फर्स्ट API। API बहुत सिंपल है, जो बिहाइंड द सीन 3-4 थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाए हैं, डेमोन्स्ट्रेट, उनको समझना ज़रूरी है बस। इसके अलावा कुछ API नहीं है भाई। आप मुख्तलिफ फंक्शंस डिफाइन करेंगे, फंक्शन के ऊपर एक डेकोरेटर लिख देंगे और डेकोरेटर को बता देंगे कि ये गेट है, ये पोस्ट है, ये पुट है, ये पैच है। ये 4 टाइप की HTTP की रिक्वेस्ट होती हैं। अभी हमने एक पढ़ी है गेट, उसके बारे में टेंशन नहीं है, वो कल बताऊंगा। बट दिस इज़ एन API। अभी इस API के रिस्पॉन्स में जो डेटा दे रहा हूँ मैंने हार्ड कोड कर दिए। रियलिस्टिकली ये हार्ड कोड नहीं होगा। अब ब्राउज़र किससे बात कर रहा है, मेरी API से बात कर रहा है। तो मेरी API के पास जो डेटा है वो तो हार्ड कोडेड है, रियली ऐसा तो नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी API के अंदर यहाँ जाके कहूँगा यार फेक स्टोर की API पे जाओ, वेदर की API पे जाओ, गूगल की API पे जाओ, वहाँ से डेटा उठा के ब्राउज़र को वापस दे दो। तो ब्राउज़र इज़ रिक्वेस्टिंग टू माई API, I am requesting to the second API, will fetch the data, prepare the data, analyze the data, पैंडा शैंडा सारी लॉजिक फिलॉसफी इधर इंप्लीमेंट करके जो फाइनल रिफाइंड डेटा होगा वो वापस ब्राउज़र को दे दूँगा। अब आपको सिर्फ ये डेटा मिल रहा है, आपको ये डैशबोर्ड पे भेजना है। तो भाई फ्रंट एंड पे वो HTML का डैशबोर्ड बना लें, D3 का डैशबोर्ड बना लें, प्लॉटी का डैशबोर्ड बना लें, प्लॉटली डैश बना लें। डेटा तो आपके पास पहुंच रहा है, उसको जाके ब्राउज़र में क्या करना है, ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। तो टेक्निकली अगर आप ब्रॉड पिक्चर में देखें, अब ये देखें इसने क्या किया है, ये रिक्वेस्ट 200 दी है। तो कोड याद रखिएगा, 200 का मतलब क्या है, सक्सेस। 400 का मतलब क्या है, एरर। 400 का मतलब 401 हो वो भी एरर है, 400 और वो भी एरर है, 402 वो भी एरर है, 403 वो भी एरर है, 404 वो भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर है। 200 सक्सेस है, 201 भी सक्सेस है, 202 भी सक्सेस है, 203 भी, यानी 200 की सीरीज में जितने भी हैं वो क्या हैं, सक्सेस है। 400 की सीरीज में जितने हैं वो क्या हैं, एरर है। और 500 की सीरीज में वो इंटरनल सर्वर एरर है, वो आपकी वजह से नहीं है, वो कोई सर्वर डाउन है या क्या है। 500 की सीरीज वो भी एरर है, लेकिन डिफरेंट टाइप का एरर है। खैर अभी तक सिर्फ 2 कोड याद रखने। 400 की सीरीज में कोई भी कोड आए, स्टेटस कोड आए, उसे क्या बोलते हैं, वो एरर होगा कोई। 200 की सीरीज में कोई भी आए, सक्सेस होगा। बट अबव ऑल मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपकी सिर्फ 3 लाइनों में API बन गई है। दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू कि इट्स अ डेड सिंपल टू राइट एन API इन द। अब हम पता है क्या क्या कर सकते हैं, वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी। हम अगर किसी दूसरी API से डेटा नहीं मंगवा रहे, हम अपना डेटाबेस बना लें। हम रीड कहाँ से करें, डेटाबेस से करें। हम डेटाबेस भी नहीं बनवा रहे, आपने गूगल शीट पे डाला हुआ है, तो इस API में आके डेटा रीड कहाँ से करें, गूगल शीट से। आपने गूगल शीट को भी गोला मारे, फ्रंट एंड से जाके मतलब यहाँ पे मैनुअली हार्ड कोडेड शीट दे दें, तो जितने मर्जी सोर्सेज ऑफ डेटा यहाँ लगा लें, उसको जिस मर्जी सोर्स ऑफ डेटा में आउटपुट करवा दें। ठीक है, वो सारा काम हम करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस और फ्लो में ये चीज़ मैटर नहीं करती, इसमें कुछ भी नहीं है। आप देख लें कितनी लाइनें, इंपोर्ट को तो छोड़ें, तो ये तो आपको पता ही है, 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 लाइनों में आपकी एक API बन गई है। ठीक, कल हम ये पढ़ेंगे कि अभी ये गेट API है, तो ये 4 तरह के मेथड्स हो सकते हैं। गेट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, पुट हो सकता है, पैच हो सकता है, डिलीट हो सकता है। 4 हो गए, 5 हो गए, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट। ये 4 मेथड क्या करते हैं, और सर्वर से हम इन 4 मेथड्स के जरिए यही बातें करते हैं बस। ठीक है, सो व्हाट इज API, हाउ टू राइट एन API, हाउ टू request an API, and how to get response from API, that's
समथिंग दैट you've learned practically. ठीक है, सो यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें, अदर